हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 29 अगस्त। और भाई देखो, कल रात तक की जितनी भी हमारी न्यूज़ हैं और सुर्खियां हैं उनसे बनने वाली करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर को हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टैक्स से जो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जो करेंगे। और देखो, इस करंट अफेयर का जो सोर्स है वो है आपका जो द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB न्यूज़ है और ऑल इंडिया रोड जो इंडिया रेडियो की न्यूज़ है वो है सारी। तो PIB का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो सारी चीज़ों को इनको इनसे जो ये बनाई गई है क्लास, जो जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपका चाहे UPSC हो, ISO, PCS हो और स्टेट PCS, जितने भी आपका अभी BPSC आ रहा है या RS, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिसमें भी जहाँ भी करंट अफेयर पूछा जाता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे SSC, रेलवे, ग्रुप D और टेट, सुपर टेट, सभी में। तो अच्छे से भाई विदाउट केविस के करे हुए सारी चीज़ को देखना है, एक एक चीज़ को समझना है। मेरा जो प्रयास रहेगा भाई, पूरी चीज़ को अच्छे से समझाने का प्रयास रहेगा। यदि आपको देखो कुछ बात हो सकता है, कुछ त्रुटि हो या कुछ गलती हो जाती है, तो उसे आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बताएंगे जिससे दूसरों को पता चल सके कि क्या अभी ये मिस्टेक है या इस तरह से है। बाकी जो अपनी तरफ से 100% जो सही करने का कोशिश की गई है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का हमारा, नेट जीरो टारगेट जो कुड बूस्ट इंडिया GDP। तो क्या है भैया, यह एक जो प्रोपेगेंडा है भाई, जो वेस्टर्न कंट्री, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री हैं, तो ये कंट्रीज तो डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सबसे बड़ा जो कारण है उसमें जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप है, उसमें जो अपने आप को जो बहुत साफ सुथरा जो कंट्री बताता है कि भाई, बताते हैं जो यूरोप के कंट्री है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत साफ है इस तरह से। लेकिन पहले यूरोप ने पूरी दुनिया को पूरा यहाँ से लूटा, अलग अलग जगह पर जो उसने जो कॉलोनियाँ बनाई, अमेरिका में, अफ्रीका में, इस तरह से साउथ अफ्रीका में, तो सबसे जो सबको लूटा और लूट कर जो अपने यहाँ जो पैसा जो यहाँ से ले गया, और उसके पास जो पैसा बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर उसने जो रिसर्च सेंटर, जो R&D वगैरह अपनी बनाई और जो वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगा, तो वहाँ पे पोल्यूशन इस वजह से कम होने लगा, भी सारी चीज़ें डेवलप हुई। आज जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो वास्तविक में जिम्मेदार वही है। इंडिया ने जो अभी तक जो डेवलपमेंट का जो पाथ स्टार्ट किया है, जो इंडिया अब जो ग्रो करेगा भाई, स्टार्ट अभी इसने इंडिया ने किया है कि भाई कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें, वो तो पहले कर चुके हैं, जो सब लूट के लेके जा चुके। तो हमारी प्रॉब्लम है ना, पोल्यूशन के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें भाई, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन की एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम बनाएंगे। उस एनर्जी का जो सोर्स हमारा जो चीफ होगा, तो हम कोयले से यूज कर सकते, कोयला हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बड़ी मात्रा में। और हम जो फॉसिल फ्यूल्स, जो जियास्म ईंधन का, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दीज फ्यूल्स आर द डर्टी फ्यूल्स से जो बहुत मात्रा में क्या निकलती है, CO2 एमिशन होती है, और अन्य जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, जैसे एटमॉस में रिलीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे क्या है। मैंने एक ब्रीफ आपको बताया है। उसके बाद दुनिया का सबसे अधिक धीरे धीरे तापमान यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे देश में के पास जो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो हम उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये नहीं कि हमारा R&D पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च कर सकें इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि अगर भारत जो नेट जीरो को प्राप्त कर लेता है, तो भारत की GDP जो बढ़ जाएगी। तो इसमें सारी चीज़ें ये है, अगर हम 2047-2070 तक का हमारा लक्ष्य है, जैसे भाई जो अभी हुआ था ना, जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो हमारे मोदी जी ने रखा थे बात कि भाई हम 2070 तक अचीव कर लेंगे नेट जीरो कार्बन के लिए। तो नेट जीरो कार्बन का मतलब है जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उतनी हम जो बैलेंस हो जाएगी, वो इतने हम पेड़ पौधे इस तरह से मेंटेन करके रखेंगे, सब चीज़ें तो हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे क्या है, क्या मैटर है पूरा। तो अचीविंग द 2070s, तो ये हमारा नेट जीरो टारगेट्स वुड बी द बूस्ट इंडिया GDP रिपोर्ट। तो ये हमारा द कंजर्वेशन रिलेटेड जो इश्यूज में, तो इससे देखते हुए इसमें जो GS पेपर 3 में रखेंगे इसको। तो नेट जीरो टारगेट्स द कुड द बूस्ट ऑफ इंडियन GDP, द अचीविंग द नेट कार्बन एमिशन 2070, द टारगेट द PM कमिटेड टू द ग्लासगो 2021। तो ग्लासगो में हमारे जो प्रधानमंत्री ने इसको कमेंट किया था, द कुड boost the India's the economy by the 4.7 above the projected the baseline's growth of the GDP terms of by the 2036। 2070 तक जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना एक लक्ष्य, जिसे PM
पीएम ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ग्लासगो में करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। और 2036 तक जो सकल ऊपर घरेलू उत्पाद है हमारा, वो जीडीपी जो आधारभूत वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था को जो 4.7 का परसेंट को तक बढ़ जाएगी इससे, अगर 2036 तक हम जो इसको अचीव करते हैं तो इस तरह से। और अब ये आगे बता रहे हैं कि हमें तो इसके फायदे बता रहे हैं कि जल्दी कर लोगे तो देखो कितने फायदे हो सकते हैं, जो फिर इससे प्रेशर भी बनाया जाएगा हमारे ऊपर अप्लाई करने के लिए। एशिया में जो नेट जीरो लाने के लिए उच्च स्तरीय जो नीति के द्वारा जो जारी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के क्या नाम है, आउटकम्स ऑफ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट का परिणाम है भाई 2047 तक जो 15 मिलियन रोजगार सृजित करना है, जो इतने जो हमें जो एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे रोजगार बन जाएंगे इस तरह से, अगर तुम इस तरह 2047 तक इसको अप्लाई कर देते हो। 2070 का जो लक्ष्य है उसको 2047 में अगर कन्वर्ट कर सकते, तब तक जो कन्वर्ट कर दोगे तो भी देखो इतने जो 15 मिलियन रोजगार नए आ जाएंगे। और सकारात्मक जो आर्थिक प्रभाव से आंशिक रूप से जीवाश्म जो कम मांगे के कारण जो 236 मिलियन डॉलर के तहत जो व्यापार संतुलन के संचालित होगी, तो व्यापार में भी इंक्रीमेंट होगा इस तरह से। इसके अलावा जो अपनी ऊर्जा प्रणाली अर्थव्यवस्था को जो डिकार्बनाइजेशन करने के लिए जो व्यर्थ नीति विकल्पों और अधिकतम करने के लिए सदी के जो माध्यम से शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की ओर अग्रसर कर सकता है। तो ये 2025 तक जो शुद्ध कार्बन जो पहुंचकर जो भारत वार्षिक घरेलू उत्पाद को जो 7.3% यानी कि 470 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है। यह मौजूदा नीतियों की तुलना में जो 2032 तक 20 मिलियन के अतिरिक्त जो रोजगार सृजित कर सकता है। 2070 में एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए अब जो 10.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व्यापी जो निवेश के लिए अर्थव्यवस्था होगी, जो 2050 तक जो 13.5 जो ट्रिलियन डॉलर की बात करता है। तो रिकमेंडेशन क्या क्या, अनुशंसा क्या है, भारत जो शुद्ध कार्बन जो महत्वाकांक्षा केवल जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, वे देश में आर्थिक जो सतत पर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी हम जो पहले ही अचीव कर लेंगे, और जो समावेगी और विकास के लिए भी वरदान होगा अगर इस तरह से कर लेते हैं। तो कोई अच्छी बात तो ही है। तो भाई देखो सारी जॉब भी आएंगी और भी चीजें आएंगी, पर देखो हम उस चीज को भाई पहले हमारा जो आज के टाइम में रोटी कपड़ा उसकी तरफ से जूझ रहा है, तो उसको पहले तो इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है, देखो ऐसे में मान लिया हमने जैसे ये कहा श्रीलंका में एकदम से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती ला दी, थोड़ा धीरे धीरे बदलाव होता है। तो इस तरह से उसमें फिर नहीं तो उसके प्रॉब्लम होती है और उसके परिणाम गलत निकलते हैं। कार्बन टैक्स जैसी जो जलवायु नीतियों के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए अतिरिक्त जो वित्त मौजूदा संसाधनों को मुक्त करेगा। और नेट शून्य क्या है भाई, नेट जीरो क्या है, इसे कार्बन तटस्थ भी कहा जाता है। मतलब यह नहीं है कि जो कोई देश में अपने जो उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। जो ग्रास जीरो का तब होगा जो मतलब होगा ऐसे राज्य में पहुंचना जहां बिल्कुल भी उत्सर्जन न हो, ऐसी प्रदेश न जिसे समझना मुश्किल है। नेट जीरो एक ऐसा राज्य है जिसमें जो राज्य का मतलब देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की जो भरपाई जो वातावरण की ग्रीन हाउस के जो अपशिष्ट हटाने से होती है। अब जो इंडिया द कमिटेड ड्यूरिंग द COP26 जो सबमिटेड इन ग्लासगो में हुई थी भाई, तो 2001 में हुई थी। तो ग्लासगो में जो COP26 के शिखर सम्मेलन के दौरान जो भारत की जो प्रतिबद्धता क्या है, 2070 तक शुद्ध कार्बन जो उत्सर्जन को प्राप्त करना है, तो वो हमारी 2070 तक का जो टारगेट है उसको पहले अचीव करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से दिखाया जा रहा है हमें। जो फिर इस पे जो प्रेशर भी बनाया जाएगा इंडिया पे। भारत का सुनिश्चित करना है कि 2030 तक अपनी जो ऊर्जा का 50% नवीकरण ऊर्जा का स्रोत प्राप्त किया जाएगा, और भारत की जो 2030 तक जो अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी आई करेगा। यह सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को भी जो 45% तक कम कर देगा। और भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक सिस्टम को स्थापित करेगा जो अपने मौजूदा लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। तो ये देखो सारे बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, जो हमारा 2070 तक हमारा लक्ष्य है उसको पहले लाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम आप पहले ला लोगे तो आपके यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, आपकी जो इकोनॉमी में वृद्धि हो जाएगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ करेगी, सारी चीजें ये दिखाया गया हमें। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं, इससे देखो ये मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। तो कोप आया हुआ मुद्दा है, कोप हमारा 26 एंड द इट्स आउटकम्स। तो नेट जीरो जो सिटीज क्या है, और जो स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है, और जीडीपी। तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद इससे रिलेटेड। और देखो प्रीलियम स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं हम व्हाट इज द नेट जीरो और द कंट्रीज ऑफ द कमिटेड ऑफ नेट जीरो। द अबाउट्स द पेरिस एग्रीमेंट क्या है भाई, COP26 समिट्स इन द ग्लासगो। ये नाम है, पता होना चाहिए, सिलेक्टेड देख सकते हैं आप, जो मैंने कई बार कराया हुआ पढ़े हुए हैं। तो नेट जीरो क्या है भाई, नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध देश कौन सा है, जो पेरिस समझौते में के बारे में, और ग्लासगो जो 26 शिखर सम्मेलन। तो ये देखो यूपीएससी से आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन इस तरह से।
ये हमारा जो शुद्ध कार्बन जो शून्य उत्सर्जन के निम्नलिखित में से जो कथनों पर विचार कीजिए। एक है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा, यह किसी ऐसी स्थिति है जिसमें जो देश पूर्व जो औद्योगिक स्तरों पर जो आधार सीमा के रूप में लेते हुए जो अपने उत्सर्जन को शून्य कर लाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, भारत अभी तक जो नेट जीरो जो टाइमलाइन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, उस पर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन और टू, और डी हमारा नाइदर वन और नाइदर टू। इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर वन और नाइदर टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है, ये हमारे आगे बढ़ते हुए हमारा छत्तीसगढ़ द फॉरेस्ट बाय द मिस्टेक। तो ये क्या है भाई? इसके हमारे संविधान में जो 7वीं सूची कहती है कि भाई हमारे पास जो तीन लिस्ट है, तो कौन कौन सी 7वीं सूची में जो 7th शेड्यूल है उसमें 7 के ये जो 3 है लिस्ट, तो उसमें फर्स्ट लिस्ट में क्या है हमारे स्टेट की बात करते हैं, दूसरे में जो यूनियन की, और थर्ड में जो हमारी जो बात की जाती है वो हमारा जो कॉम्परेटिव्स की लिस्ट की बात करती है। मतलब पहले स्टेट की राज्य सूची की, फिर आपका जो केंद्र जो यूनियन सूची, इस तरह से, और जो ये हमारे समवर्ती सूची। तो उसमें पहले में जो राज्य बनाएगा, जो कानून बनाएगा का अधिकार उसको दिया गया, दूसरे में हमारा जो केंद्र को दिया गया, और जो इसमें जो समवर्ती सूची में दोनों को, तो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो पहले जो फॉरेस्ट जो था जो स्टेट का विषय में आता था, और ये 1960 के आसपास तक की बात है, तब तक ये जो स्टेट के उसमें रखा गया था इसको सूची में। अब जो छत्तीसगढ़ में जो डिबेट आ रहा है कि जो बहुत सारी जो लैंड है ना फॉरेस्ट के लिए, वो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर की गई थी। अब जो 1 हेक्टर इसकी, यदि देखो इसका ऐसे बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हैं 1 हेक्टर की जगह अगर आप जो किसी फॉरेस्ट लैंड को जो डाइवर्ट करते हैं, मतलब कहीं और ले जाते हैं, उसके लिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए करनी पड़ती है, तो एज ए जो कंपनसेशन रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसको 2 हेक्टर जगह देनी होगी भाई, एक की जगह 2 जगह देंगे, और प्लस उस पर जो पेड़ लगा के या वन लगा के जो देने होंगे। इस तरह से ये कहता है जो हमारे रूल्स है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारी जगह जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी है, और जो छत्तीस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक गलती से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चली गई है, जिस पर जो पेड़ नहीं है। तो देखो सारी चीजें, मुद्दे को मैंने बता दिया एक तरह से ब्रीफ। आगे समझते हैं विद जो हमारे फैक्ट क्या है भाई पूरी। तो देखो जीएस पेपर 2 में है ये, इंटर स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें रखेंगे इसको। तो छत्तीसगढ़ फॉर द बाय द मिस्टेक्स the union ministers of the environment on the forest and climate changes the objectives on the transfer of 1000 hectares of the land without the following the due the process by the Chhattisgarh from its the forest the revenue department। तो ये क्या है भाई? केंद्रीय पर्यावरण और जो वन जन और जो जलवायु मंत्रालय के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा अपने जो वन से जो राज्य विभाग को जो उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए हजारों हेक्टेयर की भूमि के लिए हस्तांतरित की आपत्ति जताई है। तो ऐसा ड्यूटी हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं जो, तो भाई तो ये क्या कारण क्या है इसके लिए? यह उद्योग जो स्थापित करने के लिए, सड़क और रेल अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए है भाई। तो ये व्हाट इज द इशूज क्या है भाई? तो मामला है छत्तीसगढ़ सरकार ने इन जो क्षेत्रों के लिए गैर वन भूमि के लिए वर्णित किया है, जो पहले जो वन क्षेत्रों में विभाग की जो गलती से दिया गया था, और लेकिन जो पर्यावरण मंत्रालय की चेतावनी के बाद जो विचाराधीन भूमि जो अनिर्धारित वन जो संरक्षित वन है उसका उपयोग जो संरक्षण एफसी अधिनियम 1980 के तहत जो मंजूरी बिना और उद्योग के लिए नहीं किया जा सकता। कानून क्या है भाई? फॉरेस्ट लॉ। इन फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है? तो भारतीय वन जो आईएफ है, जो अधिनियम 1927 के तहत जो अधिसूचना 2 प्रकार के वनों का जो राज्य में विभिन्न प्रकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं, तो उसमें हंसता है हमारा जो आधिकारिक आरक्षित वन जो आरपीएफ के, जहां आरएफ जो जहां निर्देशित किए जाने पर किसी प्रकार की जो अधिकार की अनुमति नहीं देता। दूसरा हमारा जो आरक्षित वन जो पीएफ, एक जहां निर्देशित किए जाने के लिए कोई जो अधिकार वर्जित नहीं है। कुछ वन जैसे जो गांव के जो नगर पालिका और जो वन राज्य राजस्व के लिए प्रतिबंध किए जाते हैं। तो और जो अथॉरिटी क्या कहती है भाई इसमें, जो एफसी हमारा जो है द एफसी एक्ट 1998 अप्लाई टू द काइंड्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये हमारा सभी प्रकार की जो वनों पर लागू होता है हमारा एफसी अधिनियम 1980, चाहे वह वन और राज्य विभाग के नियंत्रण में हो। किसी प्रकार के जो गैर वन उद्योग जैसे उद्योग है, खनन है, या फिर निर्माण के लिए वनों का उपयोग किए जाने से पहले जो वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। 1976 में वनों के निर्माण जो संविधान की 7वीं सूची में तहत जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था इसको 1976 में। छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्ट इशू क्या है भाई? द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ द कवर टू 44.21% ऑफ द जियोग्राफी।
छत्तीसगढ़ का जो वर्ग दर्ज है में दर्ज जो वन क्षेत्र है भूगोल के जो 44.21 लगभग जो 44 पॉइंट जो 21.21% पर जो पूरे हिस्से को कवर करता है। मई 2021 में और जो राज्य के राजस्व विभाग और जो गैर वन भूमि के लिए पहचान करने के लिए वन क्षेत्र के लिए मांग की गई और प्रति हेक्टेयर 200 से कम पेड़ों वाले 10 हेक्टेयर से छोटे पर्सनल है जो वन क्षेत्र के लिए जो नारंगी क्षेत्रों की गलती से शामिल किया गया था। अब जो भूमि की नारंगी मतलब ऑरेंज के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भूमि की सीमित जो उपलब्धता के कारण जो विशेष रूप से आदिवासियों के लिए विकास के लिए है, राज्यों के लिए विभिन्न प्रकार की जो भूमि की पहचान करने के लिए क्षेत्र की मांग की गई थी। यह 10 हेक्टेयर का छोटा है जिसमें प्रत्येक 200 से पेड़ कम पेड़ हैं और वन क्षेत्र के जो ऑरेंज एरिया में है ये गलती में शामिल किया गया था। भाई नारंगी क्षेत्र क्या है, ऑरेंज एरिया क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जलाओ जो लकड़ी चराई आदि के लिए स्थानीय मालगुजारी और आजीविका और रियायतें जैसे जंगलों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। 1951 में जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी, तो देखो ये हमारा पीटी का क्वेश्चन बन जाता है जो वनडे एग्जाम होता है कि कब समाप्त हुई थी, तो 1951 में। तो मालगुजारी जो वन विभाग के अधीन है। 1958 में अविभाजित जो मध्य प्रदेश सरकार की सभी प्रकार के वन क्षेत्र और विभाग के लिए पीएफ के रूप में अनुसूचित किया गया है। जो मध्य प्रदेश के जो 1965 में आईएफ अधिनियम 1927 के संशोधन जब राज्यों में शामिल किया गया था और 2000 के मध्य प्रदेश में अलग छत्तीसगढ़ के नारंगी क्षेत्र को अपना हिस्सा विरासत में मिला है। वन अधिक जो हमारा जो है ये वन अधिकार जो अधिनियम 2006 के लागू करने के लिए उड़ीसा के दूसरे स्थान पर है। तो अब नोट्स इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। 2003 में इन क्षेत्रों में युक्ति संगत बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मामला लंबित है जो दोनों विभाग के बीच में विवादों का विषय बना हुआ है। तो उसमें क्या है भाई, व्हाट इज द हैपेंस नाउ द, अब क्या होगा। तो एफसी अधिनियम के तहत जो वन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मंजूरी के लिए राजस्व वन जो प्रतिपूरक जो वर्णीकरण सीएफ के लिए दोगुना क्षेत्र वापस देने की जो आवश्यकता है, इसमें सरकार की जो कार्रवाई के मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं इंडिया द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल डेफिनेशन को देख लेंगे और फॉरेस्ट कवर द इंडिया, तो इसके लिए पूरी चीज को देख लेंगे। और आप देख लेते हैं पीडीएम स्पेसिक के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो वन क्षेत्र में इसको देख लेना और जमींदारी व्यवस्था के बारे में और जो वन वितरण है और 4th पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ वन मामले के बारे में। और देखो ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, इससे देखते हैं क्वेश्चन हमारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन है सामुदायिक वन क्षेत्र जो वन संसाधन जो अधिकारियों को सूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता और अधिनियम के तहत जो मान्यता प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो यह वन संसाधनों के उपयोग और जो प्रबंधन संरक्षण और समुदाय के अधिकारों के लिए जो मान्यता देता है। थर्ड है हमारा जो ऑप्शन है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा जो सामुदायिक जो वन संसाधन अधिकारों के लिए मान्यता करने के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा 1 और 2, बी हमारा 1 और 3, सी हमारा 2 और 3 और डी हमारा 1, 2, 3। इसमें तीनों ही हमारे जो ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट है हमारा जो ये है हमारा रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है कि उसको चीज को समझेंगे, पूरा टॉपिक क्या है। तो देखते हैं भाई ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये हमारा 30 से 40 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है जो ओजोन लेयर है। तो ये आया हुआ टॉपिक है देखो। तो O+O+O 3 बार O, तो ये हमारा O3 बनेगा। समताप मंडल में पाई जाती है भाई ये O3, तो ये हमारा। और समताप मंडल में ये 30 से 50 जो किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाएगी। समताप मंडल का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर। और जैसे समताप मंडल होता है, समताप मंडल नॉर्मली हमारे 10 से 50 किलोमीटर तक होता है, लेकिन जो पाई जाएगी वो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाएगी। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जो कंजर्वेशन ऑफ रिलेटेड इश्यूज में है इसको रखेंगे। और तो ये हमारा ओडीएस यानी ओडेंस जो सबडेंस और जो इसमें देखो कौन कौन सी क्लोरीन ब्रोमीन ओजोन को तोड़ती हैं। तो ये O3 और Cl- तो OCO और जो O2 और ClO+O3 यानी कि Cl2+O2 इस तरह में टूट जाएंगे। अब यहाँ पे जो ओजोन गुड और बैड क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। गुड ओजोन का मतलब होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, पूछा जाएगा कई बार पूछा गया, और समताप मंडल में मिलती है। और बैड ओजोन का मतलब होता है जो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है यानी कि क्षोभ मंडल में मिलती है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर। तो हमारा जो है नेशनल ओशियंस एंड द एटमॉस्फेरिक्स द एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ये and announced that the concentrations of the ozone depletions of subjected substances the atmosphere have reduced the
reduce the reaches the significance of milestones this is the year। तो ये हमारा क्या नेशनल ओशियंस एंड द एटमॉस्फेरिक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने घोषणा की है कि वायुमंडल की ओजोन क्षयकारी पदार्थों की सांद्रता इस वर्ष जो महत्वपूर्ण मील के पत्थर के पहुंचने के लिए कम हो गई है। तो इसमें जो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स क्या है भाई, NOAA जो ओपन जो डिप्लीटिंग्स एंड द इंडेक्स 1990 में शुरुआत में की गई थी, चरम सीमा के सापेक्ष जो लंबे समय तक रहने वाले जो ओजोन घटकों के जैसे जो ODS बोलते हैं इसको, ओजोन क्षेत्र के लिए क्षयकारी क्लोरीन ब्रोमीन है जो क्षमताप मंडल में सांद्रता के जो ट्रैक करती हैं। और NOAA के और जो ये हमारा NOAA वैज्ञानिकों के अनुसार जो वार्षिक अभ्यास की दुनिया भर के दूसरे स्थानों पर जो एकत्रित करने नमूने के लिए विश्लेषण किया गया है, तो उन्होंने पाया कि जो मध्य अक्षांश समताप मंडल में ODS की समग्र जो सांद्रता 50% से अधिक गिर गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में ODS का जो स्तर जो 1980 के ओजोन स्तर से महत्वपूर्ण होने के कारण इस स्तर का जो वापस आ गया। हालांकि अंटार्कटिका और ODS में किसी प्रकार की गति और जो वसंत के बड़े हो जो छिद्र अनुभव करती है जिससे धीमी रही है। तो हमारी पिछली दशकों में जो यह धीमी जो गति है धीमी, लेकिन जो स्थिर प्रगति की ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ODS के जो उत्पादन के व्यापार का नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन को प्राप्त की गई थी 1987 में। यह जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। तो ये फ्यूचर ऑफ द प्रेडिकेशंस क्या है भाई, भविष्य की जो भविष्यवाणी क्या है, तो ये हमारा है अंटार्कटिका के लिए 2022 में सूचना 1990 के लिए चरम मूल्यों के लिए 26% गिर गया है। और अंटार्कटिका जो ओजोन परत की जो वसूली 2070 तक आसपास होने की अनुमान है। ओजोन जो रिक्तीकरण क्या है भाई, ओजोन डिप्लेशंस क्या है हमारा, ओजोन के लिए पूरी वायुमंडल के लिए ओजोन का धीरे धीरे पतला होना जो टूटती जा रही है एक तरह से। तो ओजोन डिप्लेटिंग तो सब्सटेंस ODS बोलते हैं इसको। ये यौगिक योजना ओजोन जो रिक्तीकरण के लिए योगदान करते हैं, इन्हें जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS कहा जाता है। 1990 के 80 के दशक में वैज्ञानिक समुदाय ने पाया कि मानव निर्मित रसायनों में एक वर्ग जो सुरक्षात्मक ओजोन को परत की जो गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें जो अंटार्कटिका और छोटे अक्षांशों के बीच में ओजोन परत का एक विशाल क्षेत्र बन गया है। जो ओजोन की जो प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में जो ओजोन स्वच्छ और अधिक जो अधिनियम के लिए 1990 के जो संशोधन और जो समताप मंडल ओजोन ODS के लिए निगरानी करता है, वर्ष 1990 में सूचकांक के लिए बेंचमार्क जो हमारा वर्ष रूप में चुना गया था। उन्होंने वैज्ञानिकों की नीति समुदाय को लंबे समय के लिए उस तारीख के रूप में देखा गया जो ओजोन रिक्तीकरण की पहली बार स्पष्ट हुआ था। ओजोन के बारे में देखते हैं। अबाउट द ओजोन क्या है, ओजोन के एक अत्यधिक प्रगतिशील अणु है जो मुख्य रूप से जो वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है। और जो इसकी जो पृथ्वी की लगभग जो 90% ओजोन क्षोभमंडल के ऊपर जो समताप मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी की सतह पर ये सबसे निकट परत होती है। तो समताप मंडल पे जो वह क्षेत्र होता है जो ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ओजोन परत कहलाती है सबसे ज्यादा समताप मंडल पे। और समताप मंडल की जो ओजोन परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और अगर ये ना होना तो हमें जो स्किन कैंसर हो जाएगा, जो अगर ये ओजोन लेयर ना हो, जो हानिकारक किरणों से हमें UV रेज़ से बचाती है। तो व्हाट इज द ओजोन लेयर, तो ओजोन परत क्या है, ओजोन परत जो उस सांद्रता के लिए जो सामान्य शब्द है जो पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की जो मैंने बताया वही है, समताप मंडल में पाई जाती है। कार्यात्मक रूप से जो ओजोन परत जो सूर्य की जो मध्यम आवर्ती वाली पराबैंगनी किरणें लगभग जो 200 जो nm और जो 315 nm की तरंग दैर्ध्य है 97 से 99% को अवशोषित करती है। तो इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ग्रांटेड द रेस्पॉन्स ऑफ एक्शन द प्लान क्या है, गुड और जो बैड ओजोन देख लेना। और तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स द ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऑफ द एक्शन प्लान्स और अच्छा बुरा, तो ये हमारा। और प्रीलिम स्पेसिफिकली क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द ओजोन लेयर, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है भाई, समताप मंडल का वितरण, ओजोन क्षरण कैसे होता है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या कौन कौन से हैं, ओजोन परत के ह्रास के लिए खोज कब की गई थी, तो ये पता होना चाहिए इससे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है भाई ला लीना जो कूड्स द इम्पैक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो डाउन टू अर्थ में आया हुआ टॉपिक है। तो देखते हैं भाई केस में जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ला लीना और ये प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है इसको बोलते हैं। तो वेस्ट में जो इसको अगर ऐसे करके बांटेंगे तो इधर तो हमारे क्या हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, जो हमारा जो मैप से भी हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पैसिफिक ओशन में जो पेरू जलधारा होती है तो वो ठंडी में कोल्ड में आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं। और जो एलिनो
टाइम हो, जो ऑस्ट्रेलिया में जो सूखा पड़ रहा होता है और जो मानसून को जो वीक कर देता है। और लालिनो क्या करता है, इंडिया में जो अटलांटिक, जो इस तरह से इंडिया और जो अटलांटिक का क्षेत्र होता है मानसूनों को जो स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सारे जो ये डिफरेंट है भाई देखो, तो ये क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए देखो ये, तो ये हमारा जीएस पेपर जो थर्ड जो फर्स्ट में रखेंगे तो इम्पोर्टेंट तक जोग्राफिकल फिनोमिना के लिए है। तो ये अभी जो रिपोर्ट आई है ना उसमें बता रहा है कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून का जो जो सेशन चल रहा है ना, सितंबर मानसून खत्म हो जाता है नॉर्मली, ऑलमोस्ट जो खत्म हो जाएगा। इस बार है ना मानसून अक्टूबर तक महीने तक रहेगा, और जो पिछली बार भी जो अक्टूबर के लास्ट तक रहा था मानसून रहा था, इस बार भी जो अक्टूबर के लास्ट में मानसून रहेगा। और जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो साल भी लालिनो का साल है। लालिनो तो मानसून जाने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम जो भारत में जो मानसून में बारिश होगी, ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जो भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जैसे पिछली बार हुई थी। वो इस बार जैसे जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, जैसे बाजरा है, अभी बाजरा लगाया हुआ है, कट रहा है, तो उस टाइम जो धान कटेगी जो लगाए हुए, उस टाइम जो आपका दिवाली के आसपास का टाइम होगा, उसको नुकसान होगा। कई हिस्सों में जो बाढ़ भी आ सकती है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लालिना द कुड द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑस्ट्रेलियाज ब्यूरोज ऑफ meteorologists of BOM the predicted these are the third consecutives of event of La Nina which are the underway or leading the additional rainfalls along its the east coast of the summer। तो ऑस्ट्रेलिया के मौसम जो विज्ञान ब्यूरो BOM के भविष्यवाणी के लिए नीना की लगातार जो तीसरी घटना हो सकती है। इसमें जो गर्मी के पूर्वी तट को जो अतिरिक्त वर्षा होती है और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान जो बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो नीना की चोटी में देख सकते हैं। और यहाँ आपको ये आपका IMD स्टेटमेंट क्या है भाई, भारत के लिए हम जो नीना के कारण जो अक्टूबर मानसून के लिए विस्तार होते हैं। भारत मौसम वैज्ञानिक के लिए IMD ने जो भविष्यवाणी किया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून की वापसी हो सकती है, लेकिन संभावना यह है कि भारत कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ महीनों में जो पश्चिमी तटों में औसतन जो कम बारिश हो सकती है। कृषि पर प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। अगर इस दौरान बारिश हुई तो जो किसानों को अपनी जो बड़ी खरीफ की फसलों में खोने का जो खतरा होता है। खरीफ की फसलों जो सितंबर के अक्टूबर के महीने में शुरुआत हो सकती है और उसके लिए ठीक पहले किसी बारिश को जो फसलों के लिए हानिकारक साबित होगी। अगर फसल के साथ बेमौसम बारिश के लिए फिर किसानों को दोहरी जो मार झेलनी पड़ेगी। और मानसून के महीने के कम जो बारिश होने के कारण जो पहले से प्रभावित हो चुके हैं, इसके अलावा जो कई किसानों की जो कटाई करते हैं वो किन दिनों में जो स्टॉक करते हैं और खरीद कार्यों में जो देरी करते हैं, इसके दौरान जो बारिश में कटी हुई जो फसल को नुकसान होता है। तो व्हाट इज द ला नीना क्या है भाई, ला नीना जलवायु घटना है जिसमें दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर जो सतही समुद्री जो पानी को ठंडक होने के कारण बनती है। इससे जो अल नीनो के समक्ष जो मुख्य रूप से जो वर्णित किया जा सकता है, इसमें जो भूमध्य प्रशांत महासागरीय धर्म को जो गर्म शामिल है इसमें। तो इस सारे डिटेल में देखो स्पेस और उसमें ज्योग्राफी में समझाया जा सकता है। तो जो मेन चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। The combination of phase La Nino and the E Nino is the term of the EI Nino of the southern oscillations ESNO। तो ला नीनो और जो नीलिनो को संयुक्त रूप से तो नीनो तो ये दक्षिण दोलन के लिए ENSO कहा जाता है। यह पूरी तरफ से वर्षा के पैटर्न और जो वार्षिक वायुमंडलीय परिसंरचना और जो वायुमंडलीय दबाव के लिए प्रभावित करता है। दक्षिण दोलन यह है जो इंटरकनेक्शंस जो अल नीनो और जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वर्षा के बीच में जो स्थापित किया गया था। हालांकि मछुआरे के आने के बाद जो वैज्ञानिक दोनों घटनाओं को मानते हैं कि दोनों की एक दूसरे की जो स्वतंत्र माना जाता है। काफी हद तक दोनों के बीच में जो अंतर संबंध स्थापित हुआ और जो दोनों जो दक्षिणी दोलन का नाम दिया गया। व्हाट इज द केसेस ऑफ EI नीनो। तो ये अल नीनो का जो क्या कारण है। अल नीनो तब शुरू होता है जब पैटर्न में कोई गड़बड़ी होती है। पश्चिमी की ओर जो बहने वाली व्यापारिक जो कम पवने हैं जो भूमध्य रेखा के ब्याज कमजोर हो जाती हैं और जो वायुदाब में परिवर्तन के कारण जो सतही पूर्वी की ओर जो उत्तरी अमेरिका के तट पर चला जाता है और मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में 6 महीनों से अधिक गर्म रहते हैं और इसके बाद परिणाम स्वरूप जो नीनो की जो वर्षा पैदा होती है। तो ये द वेदर चेंजेस द बिकॉज द ला नीनो। तो ये हमारे ला नीनो के कारण जो मौसम में बदलाव किया। भारत में ला नीनो का अर्थ है कि देश में जो सामान्य से अधिक वर्षा होगी जिससे बाढ़ आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं। तो हमारा ENSO और जो हमारा ये हमारा ठंडी जलधारा और जो गर्म जलधारा है कोल्ड स्ट्रीम
जो करंट्स और जो वार्म करंट्स देखना है तो व्हाट इज द इलिनो, जो अलिनो क्या है, आल जो लालिनो क्या है, और ये सोनो, ये हमारे सारे एशिया और अफ्रीका जो जो ऑस्ट्रेलिया से प्रभाव के इसको देखेंगे भी सारी चीजें। तो ये देखो भाई, देखो आपको समझ में आ रहा है ना, तो भाई देखो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, देखो आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंजाब मिसिंग था, जो हमारा 11,275 पेटी सब दो सब टेबल जो और मशीन्स। तो ये क्या है पूरा मामला, तो सारी चीजें देखेंगे भाई। तो पंजाब हरियाणा में हमने जो जो धान उगा रखी है ना, तो धान को दीपावली के आसपास हम काटेंगे तो मटेरियल कुछ बच जाता है ना, उसे आग लगा के छोड़ देते हैं, उसे स्टेबल्स बर्निंग्स कहते हैं। उस स्टेबल बर्निंग से दिवाली में जो पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे, यहाँ पे दिल्ली में आसपास रुका नहीं जाता। और केंद्र सरकार ने 2018 में एक जो स्कीम लेके आई थी इसके लिए, तो वो देखो ये जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ टॉपिक है भाई। हमने अपनी जो मशीन, इसमें जो आप पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, और जो फिर जो ये डिकम्पोज हो जाती है, देखो देखो ये कट रही है, देखो पिक्चर में दिखाया, जो ये इससे ट्रैक्टर से चल रहा है, तो ये छोटी छोटी पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, हमें जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसके लिए हम जो सब्सिडी देंगे उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल्स किसान खरीद सकता है, कोई जो इंडिविजुअल है या फिर किसी ग्रुप के साथ भी उसको खरीद सकता है। अगर मान लिया इंडिविजुअल खरीदता है तो हमारा जो इसमें जो 50% को उसको सब्सिडी मिलेगी, और ग्रुप के साथ खरीदता है तो उसे 80% की सब्सिडी दी गई थी। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर जो लगभग 1 लाख मशीनें बनाई, सब्सिडी का जो पैसा जो फार्मर्स के अकाउंट में जाता था, लेकिन जो बाद में जो 2018 में गवर्नमेंट ने सोचा कि जो मैन्युफैक्चरिंग को जो उसको जो अकाउंट में डाल देते हैं, इसके सब्सिडी का पैसा जाएंगे वहाँ पे, जो उतना कम दे देंगे जिस तरह से। अब गवर्नमेंट ने जो चेक किया कि भाई ये पैसा जो सही गवर्नमेंट जो बांटा है, मशीनें बांटी हैं तो सही गई हैं या नहीं गई हैं, तो चेक करती है, तो 11,275 मशीनें जो गायब थी। तो अब क्या क्या आती है पूरा मामला है, कुछ समझेंगे उस चीज़ के लिए। और ये हमारे जो the government has been recently marked the vigilance of the inquiry, the physical verification of the subsidies machines meant of the PD stables management of our short of discretion। तो ये हमारे पंजाब सरकार ने हाल ही में जो धान की जो पराली के प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाली महीना जो मशीनों जो भौतिक जो सत्यता के लिए सतर्कता जांच के लिए संनिधित किया गया है। मामला क्या है, व्हाट इज द इश्यूज क्या है, तो ये हमारा द गवर्नमेंट सेट द तो 90,422, तो ये स्टेबल्स मैनेजमेंट आर द मशीन्स फॉर द डिस्क्रिमिनेटिव्स ऑफ द पास्ट 4 years। सरकार ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जो कॉर्प अन्वेषण से प्रबंधन CRM योजना के तहत जो लाभार्थियों को जो किसानों को पंजीकृत किसानों समूह और कस्टम हायरिंग सेंटर FPO जो ग्राम पंचायतों को जो 90,442 जो पराली प्रबंधन मशीनें वितरित की गई थी, इसमें से जो 79,295 मशीनों की जो हाल में भौतिक रूप से जांचा गया था, लेकिन जो अंतिम उपयोगकर्ता जो भौतिक सत्या के दौरान जो लगभग जो 11,275 ही नहीं देख सके कि भाई कहाँ है वो मशीनें। तो कॉर्प जो अन्वेषण प्रबंधन योजना के बारे में, तो क्या है अबाउट द कॉर्प जो रिड्यूस द मैनेजमेंट स्कीम, तो CRM जो CRM एक केंद्र सरकार की परियोजना है जिसके तहत जो राज्य को 2018-2019 में जो वार्षिक अनुदान मिलता था। इस योजना के तहत जो मशीनों पर 50% की सब्सिडी देते थे, और जो 50-80% की सब्सिडी जो इंडिविजुअल को 50 की, और जो ग्रुप के साथ जो 80 की। 2018 में सब्सिडी किसानों को निर्माता और डीलरों के पास जा सकती थी, लेकिन क्योंकि जो इसका जो विकल्प चुन सकते थे, लेकिन जो अगले 3 वर्षों में जो सब्सिडी का जो राशि निर्माताओं के खाते में चली गई कि उनको दे देते हैं, वैसे देखिए यहीं से ले लें किसान। और द वेयर वी हैव द दीज मशीन, तो ये मशीनें कहाँ गई हैं, तो ये चेक किया था गवर्नमेंट ने। तो कृषि विभाग ने सूत्रों में पाया कि जो भौतिक सत्या के दौरान कुछ किसानों की जो कृषि समूह में कहा कि उन्हें जो अपनी मशीनें बेच दी हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेहतर तकनीकी वाली मशीन जो उपलब्ध थी उसके लिए पैसों का इस्तेमाल जो नवीनतम खरीदने के लिए किया गया, तो ये बोल रहे हैं। और अन्य लोगों ने कहा कि उनके जो दूसरे गाँव में, दूसरे जिले में, दूसरे रिश्तेदार के परिचय के यहाँ पे पड़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा विक्रांत 2 विद द तो हमने इनोग्रेटेड, तो ये हमारा क्या है, विक्रांत के लिए रशिया के लिए लिया गया था ये हमारा, और इंडिया ने फिर से खुद बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ कोई टॉपिक है। तो ये हमारा द नेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट द कैरियर IAC-1 विल बी द कमीशन्ड विद द September 2। दिस इज द इंडियन नेवी इज द अनाउंस्ड। तो ये क्या है भाई, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक IAC
2 सितंबर को चालू किया गया और किया जाएगा, और भारतीय सेना की घोषणा की है इसके लिए के बारे में। विक्रांत भारत के अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा युद्ध पोत है, और इसके लिए भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और निर्मित किया गया विमान वाहक पोत है ये। यह भारत के लिए उन राष्ट्रों में से एक विशिष्ट रूप से जो क्लब रखता है इन क्षेत्रों में जो विशाल शक्तियों, युद्ध पोत डिजाइन और निर्माण के लिए क्षमता रखता है। युद्ध पोत की जो कमीशनिंग, जिसे जो विक्रांत के नाम से दिया जाएगा, और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो राष्ट्र की प्रतिबद्धता और प्राप्ति ऐतिहासिक मील का पत्थर आत्मनिर्भरता को चिन्हित करेगा। भाई वाहिदा विक्रांत क्यों है? विक्रांत एक जो विमान वाहक पोत है जिसे जो राष्ट्रमंडल की सबसे जो शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है, जो एक हवाई वर्चुअल जो संचालन करने के लिए अपने घरेलू तटों के दूर यात्रा करने के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। तो वाई इट इज द बिग डील्स ऑफ द वारशिप्स ऑफ हिज हैव बीन द मेड बाय द इंडिया। यह बड़ी बात क्यों है? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो मेड इन इंडिया को जो बनाया गया, तो ये वर्तमान में 5 या 6 देशों के लिए निर्माण पोत के पास है, इसमें इंडिया के पास भी है। तो बड़ी गर्व की बात हमारे पास इस टेक्नोलॉजी। भारत में दुनिया की सबसे जो उन्नत डिजिटल जो युद्ध पोत में से एक मानी जाने वाली निर्माण क्षमता आत्मनिर्भरता जो प्रदर्शन किया है। जो भारत के पास पहले भी विमानवाद पोत है, लेकिन जो उनके पास अंग्रेजों या रूसियों के जो बनाए हुए थे ये जो इस तरह से थे। भारत के 2 विमानवाहक तो INS विक्रांत और जो INS विराट मूल रूप से ब्रिटिश निर्मित जो HMM जो हरकुलिस और जो HMMS जो हर्निस थे। इन युद्ध पोत के लिए क्रम से जो 1961-1967 में नौसेना में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा डेंजर टॉपिक है, जो अगर ऐसे समझते हैं क्या है। तो ये हमारा लंपी स्किन डिसीज। तो ये भाई देखो जैसे आपको दिख रहा होगा फिगर में, जो ये हमारी बनी हुई है ये, तो इसके देखते हैं। गाय के ऊपर जो नोट्स बने हुए हैं, इससे लंबी जो डिसीज कहते हैं, इसे लंबी डिसीज कहते हैं। पशुओं में जो लंबी डिसीज के लिए आ गई है, ये इसके लिए हो सकता है कि जो पशु इसमें मर भी जाए, इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होती है इसमें। पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, जैसे जो कैप्री पॉक्स वायरस से फैलती है। तो इसको वायरस का एक नाम पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, तो ये देख लेते हैं भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में। लंपी जो स्किन डिसीज द स्प्रेड्स किल द 5,000 कैटल इन द 1 मंथ एंड द वैक्सीन्स। जो ये हमें अभी वैक्सीन इसको जो वेट कर रहे हैं हम इसका। तो लंपी स्किन डिसीज द सेवरल स्टेट ऑफ लैंड including the Gujarat, Rajasthan have been the battlings of the outbreaks the lumpy skin disease LSD the viral infections of the cattle। तो ये हमारा व्हाट इज द लंपी स्किन डिसीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये गुजरात और राजस्थान के कई राज्यों में मवेशियों की वायरल लंपी स्किन डिसीज के लिए ये प्रकोप में जूझ रहे हैं। तो ढेलेदार त्वचा रोग है, इसके गांठेदार त्वचा और जो MLSD रोग के लिए जो कैम्प्रीपॉक्स वायरस के नाम से जो ये वायरस कारण होता है। दुनिया भर में जो पशुधन के लिए उभरता हुआ खतरा है ये, क्योंकि आंतरिक जो गोटापैक्स और जो सीपॉक्स जो वायरस के परिवार संबंधी रखते हैं। जो LSD मुख्य रूप से रक्तदान वाले कीड़े जैसे माने चिचड़ी वगैरह हैं, बच्चे इनसे जो फैलता है ये, वो इससे जो भैंसों को संक्रमित करते हैं। लक्षण क्या है कि जो संक्रमण करने के लिए जो जानवर की जो खाल की त्वचा को जो गोलकार जो फर्म नोड्स और उपस्थित शामिल हो जाना, तो इस नोड्स बनना जाना और गांठ जो समान दिखाई देना। संक्रमित जो जानवर का जो वजन तुरंत कम होकर शुरू कर देता है और दूध की पैदावार भी कम कर देता है। साथ साथ बुखार और मुंह में जो घाव हो जाते हैं उसके। अन्य लक्षणों में जो अत्यधिक नाक और लार भी जो शामिल है। गर्भवती गाय और जो भैंसों के अक्सर जो गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, और कुछ मामलों में इसके जो कारण रोगग्रस्त जो पशुओं को जो मृत्यु भी हो सकती है। जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, संचरण हमारा गांठदार त्वचा के लिए, इसके लिए मच्छरों मक्खियों के लिए काटने जैसे जो कीड़े वेक्टर काटने के लिए जानवरों के पास फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा, तो ये हमारा है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बारे में देखेंगे। तो टिहरी डैम जो उत्तराखंड में चमोली के डिस्ट्रिक्ट में है, उसका जो होट गांव है ये, तो उसके बारे में है न्यूज़ है भाई, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो वर्ल्ड बैंक से इसको बनाने में सहायता की है। तो विष्णुगढ़ जो पीपल कोटीज हाइड्रो प्रोजेक्ट ये and the independent people the panels of the World Bank of the considering plea by the resident of Hot Blaze Chamoli district and Uttarakhand of investigate the environmental damage. This is the under the constructions। तो विष्णुगढ़ पीपल कोटी इज द हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये हमारा VPHEP इन डिस्ट्रिक्ट
तो ये हमारा विश्व बैंक की सहायता से एक स्वतंत्र पैनल उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में होट गांव में निवासियों के लिए जिले के निर्माणाधीन विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो VPHEP जो पर्यावरण की क्षति के लिए याचिका पर जो विचार कर रहा है। मुख्य जानकारी इनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। निवासियों के लिए अपनी शिकायत कर रहा है कि बांध जो मलबा गिरने के कारण जो स्थानीय लक्ष्मी जो नारायण मंदिर को खतरा है, जिसे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को माना जाता है। मंदिर के जो ऐतिहासिक महत्व तब तक पता चलता है जब ASI जो जांच रिपोर्ट में इसके अपनी जो रिपोर्ट सौंपी दी है। तो ये अबाउट द प्रोजेक्ट क्या है, 444 मेगावाट जो ये हमारा VPHEP का निर्माण जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए किया जा रहा है, जो आंशिक रूप से जो स्वामित्व वाला उद्यम है। यह परियोजना मुख्य रूप से जो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित योजना है, इसे 2011 में स्वीकृत किया गया था, जिसे जून जो 2023 में शुरू करने का प्रस्ताव है। और इसमें जो 782 मिलियन डॉलर की जो परियोजना है, लगभग जो इसमें 64,000 जो करोड़ का लगभग 40% धनराशि पहले जो वितरित की जा चुकी है। तो ये अंडर जो काम चल रहा है इस पे। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा है स्मृति वंश द इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक जो तो मेमोरियल। तो ये हमारा है 13,000 जो लोग जो मरे थे ना उसमें अर्थक्वेक में, तो उसके याद में ये बनाया जा रहा है। सारा चीज़ देखेंगे तो क्या है, तो स्मृति वंश द इंडिया द फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल द प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi will be the two-way the visit of Gujarat. During the visit of Mr. Modi will be the inaugurated the several project of the Ahmedabad, Gandhinagar and the Kutch. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यह है जो यात्रा के दौरान जब मोदी अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ और जो राजधानी परियोजना का जो उद्घाटन करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। अबाउट द PM will be the inaugurated slab of foundation stone of the several projects which is including the country first the earthquake memorial of name of the स्मृति वन। प्रधानमंत्री कच्छ के कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें स्मृति वन नाम की जो देश का पहला भूकंप स्मारक शामिल है। और जिस स्मारक का 2001 में गुजरात के में जो भूकंप आया था, उसमें लगभग 13,000 लोग मरे थे। तो उनको श्रद्धांजलि, उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि है एक तरह से ये, क्योंकि इस तरह से उनको याद किया जा रहा है, उनके लिए उनकी याद में बनाया जा रहा है। और मुख्य जानकारी की इन्फॉर्मेशन है। अपनी यात्रा के दिन श्री नरेंद्र मोदी जो अहमदाबाद की साबरमती जो रिवर फ्रंट के आयोजित होने वाली जो खादी उत्सव का भी एक सभा को संबोधित करेंगे। और ऐतिहासिक योजना के लिए राज्य के करीब 7,500 बुनकर भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के लिए एक ही समय पर चरखा काटेंगे। इसी स्थल से PM जो अहमदाबाद शहर की साबरमती नदी पर जो केवल पदयात्रा चलने वाले जो अटल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। भाई देखो, ये आज तक की वीडियो थी, आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया गया। यदि आप देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपने दोस्तों तक अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका अपना परिवार है एग्जामदीप। तो भाई देखो इसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।